चलो इतनी बात हम लोग शुरू से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसा रिएक्शन है जो एक्सचेंज ऑफ आयन से होता है, और एक्सचेंज ऑफ आयंस होने के लिए रिएक्टेंट में दोनों ही रिएक्टेंट से आयंस मिलना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि आयंस जब भी मिलेगा किसी भी कंपाउंड से तो वो केटायन होगा और एनायन होगा, केटायन और एनायन होगा। केटायंस को बेसिक रेडिकल कहते हैं और एनायन को एसिड रेडिकल कहते हैं। तो पहला रिएक्टेंट होगा जिससे दो तरह का आयंस मिल जाएगा, एक बेसिक रेडिकल, दूसरा एसिड रेडिकल, एक केटायन दूसरा एनायन। उसी तरह से दूसरे रिएक्टेंट से भी आयन मिल रहा है, तो इससे भी क्या क्या मिलेगा? केटायन और एनायन। मिलेगा केटायन और एनायन। अब देखो, मान लो ये रिएक्टेंट 1 है तो इसको मान लो बेसिक रेडिकल 1 और इसको मान लो एसिड रेडिकल 1। तो अब इस दोनों बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल को क्या करेंगे? इसको मान लेंगे बेसिक रेडिकल 2 और इसको मान लेंगे एसिड रेडिकल 2। तो ध्यान से समझो, यही बेसिक है, यही इसी थ्योरी के हेल्प से अभी आप लोग देखिएगा कि बहुत सारा रिएक्शंस आपको लिखने आ जाएगा। तो रिएक्टेंट कैसा कंपाउंड होगा? ऐसा कंपाउंड जिससे आयंस मिलता हो। फर्स्ट रिएक्टेंट से मिलने वाला दो तरह का रेडिकल, बेसिक रेडिकल 1 और एसिड रेडिकल 1। सेकेंड रिएक्टेंट से भी मिलने वाला दो तरह का रेडिकल, बेसिक रेडिकल 2 एंड एसिड रेडिकल 2। अब इस रिएक्शन के प्रिंसिपल पर आओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो होता हो ड्यू टू व्हाट? तो एक्सचेंज ऑफ आयंस। और ये एक्सचेंज ऑफ आयंस किसमें होगा? तो रिएक्टेंट में होगा। तो देखो, ये केटायन बेसिक रेडिकल 1 जो है ये अब अटैच हो जाएगा एसिड रेडिकल 2 से। रिएक्शन के पहले बेसिक रेडिकल 1 और एसिड रेडिकल 1 एक साथ है। रिएक्शन के पहले बेसिक रेडिकल 2 और एसिड रेडिकल 2 एक साथ है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी कि पहला केटायन और दूसरा केटायन ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो पहला बेसिक रेडिकल के साथ अब आ जाएगा दूसरा बेसिक रेडिकल, और दूसरे बेसिक रेडिकल के साथ क्या आ जाएगा? फर्स्ट एसिड रेडिकल। फर्स्ट एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल, हाँ ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या क्या होगा? तो इस प्रोडक्ट में, हाँ बोलिए। Br2 Br और Ar प्लस बेसिक रेडिकल 2 के साथ जुटेगा एसिड रेडिकल। यस सर, Br2 एसिड रेडिकल 2। 1। हाँ, बेसिक रेडिकल 2 के साथ आ जाएगा एसिड रेडिकल 1 और दूसरा बन जाएगा। बोलो क्या, बोलिए क्या बोल? सर आज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा हो सकता है आपका नेटवर्क वीक हो, इंतजार कीजिए, नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो आवाज आ जाएगी। और ध्यान रखना है कि जब मेरी आवाज आ रही हो तो बीच में उस समय नहीं बोलिएगा, आप लोगों को बोलने का मौका देंगे, क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे, उस समय बोलिएगा। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ आयन होना है तो बेसिक रेडिकल 1
के साथ अब आ जाएगा दूसरा प्रोडक्ट में एसिड रेडिकल 2। तो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें होगा बेसिक रेडिकल 1 के साथ एसिड रेडिकल 2। ये पूरा रिएक्शन का थ्योरी हो गया कि रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट है, रेडिकल रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2, और प्रोडक्ट बन गया। देखो प्रोडक्ट में भी क्या है, बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल है। बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल जिस कंपाउंड में रहता है उसी को सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि बेसिक रेडिकल बेस का है और एसिड रेडिकल एसिड से आया हुआ पार्ट है। तो यही तो सॉल्ट हुआ जो अभी कुछ देर पहले रिएक्शंस लिख रहे थे, और ये भी एक सॉल्ट हो गया। पूरी बात को ध्यान से समझ लो। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस के कारण होगा, तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो आयंस में ब्रेक करे, और आयंस में ब्रेक करे तो केटायन एनायन मिलेगा, और दूसरे रिएक्टेंट से भी केटायन और एनायन मिलेगा। पहला रिएक्टेंट का केटायन को बेसिक रेडिकल 1, एनायन को एसिड रेडिकल 1 कह दिया गया। दूसरे रिएक्टेंट के केटायन को बेसिक रेडिकल 2 और एसिड रेडिकल 2 कहा गया। जब रिएक्शन हुआ तो एक्सचेंज ऑफ आयंस को यहाँ पर दिखाया गया है। यही हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो पहले बेसिक रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा दूसरा एसिड रेडिकल और बन जाएगा एक सॉल्ट, और दूसरे बेसिक रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा पहला एसिड रेडिकल और बन जाएगा दूसरा सॉल्ट। अब इसको, ये थ्योरी इतना ही है। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखो तो ये थ्योरी और क्लियर होगा। एक एक रिएक्शन से, एक एक एग्जाम्पल से इसको समझते जाते हैं। मान लीजिए हम लोग पहला रिएक्टेंट ले रहे हैं NaCl, ये हो गया रिएक्टेंट 1। दूसरा रिएक्टेंट ले रहे हैं KNO3, आपको रिएक्शन याद नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप याद करके नहीं आए हैं या याद किए हैं भूल गए, तो उसको आपको ये काम करना है, इस बात को समझ के रखना है कि भाई फर्स्ट रिएक्टेंट से दो तरह का रेडिकल मिला, Na+ सर और दूसरा आवाज नहीं आ रहा। Cl। और किसी को आवाज नहीं आ रही है ऐसा कोई? नहीं सर, आवाज तो आ रहा है। जा रही है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा लगे आपको कि आवाज कम आ रही है, नहीं आ रहा है, तो अपने नेटवर्क को देखिएगा, नेटवर्क ठीक होगा तो आवाज जरूर आएगी, और फिर भी नहीं ऐसा लगे तो फिर दोबारा कनेक्ट होना, तो फिर आवाज आने लगेगी। अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। इसलिए घबरा नहीं, आवाज तो आएगा ही, कभी कम और कभी अधिक। नॉर्मली नेटवर्क ठीक रहे तो जरूर आएगा आवाज। KNO3 ब्रेक करेगा किसमें किसमें? तो केटायन और एनायन में। अभी आप जो पढ़े थे, अभी जो सॉल्ट फैमिली पढ़े थे, उसी के हेल्प से इस रिएक्शन को लिखते हैं। यह है क्लोराइड सॉल्ट क्योंकि Cl- है, यह है नाइट्रेट सॉल्ट क्योंकि NO3 दिख रहा है। तो जैसे ही रिएक्शन में दो सॉल्ट दिख गया तो आप समझना चाहिए आपको कि ये ब्रेक करेगा आयंस में। तो क्लोराइड सॉल्ट है तो Cl- में और साथ में Na+ में। नाइट्रेट सॉल्ट है तो NO3- में और K+ में। और अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट दिए हैं इसको अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करना है? तो आयंस को एक्सचेंज करना है, केटायंस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना है। Na+ के प्लेस पर K+ यूज कर देना है, और जहां K+ था जिसके साथ उसको Na+ के साथ जोड़ देना है। लेकिन याद रखना, फॉर्मूला लिखने के लिए वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। Na+ वैलेंसी 1, NO3- वैलेंसी 1, तो सॉल्ट का फॉर्मूला Na NO3।
और दूसरा सॉल्ट का फॉर्मूला K प्लस वैलेंसी 1 Cl माइनस वैलेंसी 1, तो उसका भी फॉर्मूला KCl। तो बिना रिएक्शन को रटे हुए आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। और ऐसा ऐसा एक दो रिएक्शन नहीं है, अगर अभी से लिखना शुरू करेंगे तो 2-3 घंटे तक रिएक्शन लिखते चले जाएंगे, इतना नंबर ऑफ रिएक्शंस है। चलो और एग्जांपल से समझो। Na2SO4 प्लस CaCl2। इस मेथड से एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिए और इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्या मिला यहां से, बोलियो। Na प्लस प्लस plus SO4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस CaCl2 क्लोराइड सॉल्ट है, इससे मिलेगा Cl माइनस और 2 Cl2 है, यानी कि ऐसा ऐसा 2 मिलेगा और कैल्शियम आयन मिलेगा Ca2 प्लस। अब जरा चेंज करो, एक्सचेंज करो। सल्फेट का वैलेंसी 2 है, कैल्शियम आयन का भी वैलेंसी 2 है, तो 2 और 2 वैलेंसी सेम रहता है तो कैंसिल होता है ना। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। CaSO4 CaSO4 plus NaCl। Na का वैलेंसी 1, Cl का भी वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला विल बी NaCl। Na2CO3 प्लस CaCl2। देखिए तो बनाकर क्या बनेगा। CaCO बोलो आंसर बोलो, ठीक है। CaCO3 plus CaCO3 NaCl plus NaCl नेक्स्ट BaSO4 plus KCl BaSO4 plus NaCl हैं KCl ठीक है, कोई बात नहीं, अपना आंसर बोलना है, दूसरे yes का sir आंसर। हाँ ठीक है, सब लोगों को सिर्फ अपना आंसर बोलना है, दूसरे के आंसर्स को सही गलत नहीं करना है, वो तो हम यहाँ से ठीक चेक है करेंगे ना। BaSO4 yes yes MgSO3 MgSO3 Na2SO प्लस Na2SO4 Na2SO4 Na2SO4। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, इसका लास्ट का आंसर बताइए। तो देखो यहाँ से क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। NH4Ag plus NO3Cl। NH4NO3 प्लस AgCl। AgCl अब देखिए क्या है कि आप थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचिएगा तो रिएक्शन लिख लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप रट करके रिएक्शन को याद करते हैं, अगर भूल गए तो फिर उसके बाद रिएक्शन लिखने का आपके पास कोई उपाय नहीं है।
एक ही उपाय है कि बगल वाले की कॉपी देख ले, दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, और ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होगा, बता सकते हो? Exchange of ions. Double demand है। सर हायर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर रहा नहीं नहीं है लोअर रिएक्टिव देखिए, को। नहीं नहीं देखिए, जो जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी को याद रखिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है? जब दोनों Reaction एक्सचेंज आयन ऑफ आयन। नहीं नहीं देखो, हम पूछ रहे हैं कि कब होता है और आप बता रहे हैं कि क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तब ना बोलोगे कि एक्सचेंज ऑफ आयन से होने वाला रिएक्शन होता है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है, माने एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि तो दो एलिमेंट इसका आंसर है, सुनो अब, इसका आंसर है कि ये जो दोनों कंपाउंड दिया गया है, यानी कि दोनों रिएक्टेंट दिया गया है, ये आयंस का बना हुआ है। और यही पहचान है कि जब कभी भी तुम रिएक्टेंट में देखना कि ऐसा कंपाउंड्स है जो आयंस में ब्रेक होने वाला हो, यानी कि सॉल्ट्स हो, जहां रिएक्शन में सॉल्ट्स मिल गया तो तुरंत दिमाग में लाना कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और बाकी आगे पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो आयंस का एक्सचेंज कर देंगे। और रिएक्शन देखो, जैसे HCl मालूम है ना कि एसिड है, और अगर इसका रिएक्शन हम करवा दें AgNO3 से, और ये भी तुमको मालूम है कि AgNO3 सॉल्ट है, सॉल्ट है यानी कि आयोनिक कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक करेगा, Ag+NO3 माइनस। HCl एसिड है तो ये भी अपने आयंस H+ और Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो रिएक्टेंट को देखकर पहले समझते हैं कि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो ये सब नहीं सोच सकते हम लोग। लेकिन अगर आयंस मिल रहा है तो निश्चित है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। तो अब जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट होना है, उसके बाद तो रिएक्शन लिखना आसान है, AgCl प्लस HNO3। HNO3 तो ये समझना है, ये नहीं समझना है कि रिएक्शन A+B C+D याद कर रहे हैं सुबह से शाम तक। समझना है कि अगर आयोनिक कंपाउंड्स है, अगर आयंस में टूटेगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा और उससे इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए आपको कई क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए हाँ, फिर सबका। से सर समझा दीजिए सर। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। हम लोग ये समझे, हम लोगों को देखो, हम लोगों का पर्पस ये है कि हम लोग बिना रटे हुए रिएक्शंस को कैसे समझें, कैसे याद रखें। तो उसके लिए हम लोगों को रिएक्टेंट को देखना पड़ता है। अभी बताए थे ना कि रिएक्टेंट को देखते हैं कि रिएक्टेंट जो है दोनों, वो किस तरह का है। अगर वो रिएक्टेंट सॉल्ट्स है तो ये समझ जाना कि इससे मिलेगा बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल, इससे भी मिलेगा बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल, और फिर इसको एक्सचेंज कर देना। तो जब क्वेश्चन में रिएक्शन देखते हैं तो हम लोग पहले इस बात को सोचते हैं कि क्या ये रिएक्शन जो दिया गया है, क्या ये इस तरह के कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता है, क्या वो अपने आयंस में टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर आयंस में टूटता है तो निश्चित रूप से रिएक्शन इसी तरह से होगा जैसे यहाँ पर बताया गया है। अगर आयंस में ब्रेक नहीं करता है तो वो उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आगे बताएंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता और रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो इसमें निश्चित मानिए कि अभी रिएक्शंस में आपको दिया जाएगा ऐसा रिएक्टेंट जो अपने आयंस में ब्रेक करता हो। तो क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस।
और कोशिश करो इसको लिखने का, अगर नहीं होता है तो फिर हम बताएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट NH4Cl प्लस BaNO3 whole 2। सेकेंड NH4Cl प्लस AgNO3। और देखिए सारा का सारा रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्वस लिख दे रहे हैं। कहीं छूट भी जाए तो समझिएगा कि एक्वस लिखा हुआ है। बताना होगा, बताना पड़ेगा कि आप लिखिएगा। बन जाएगा सर। फर्स्ट का होगा बन जाएगा। NH पहले पूरा पांचों रिएक्शन को पूरा कर लीजिए। हाँ अब बताइए किसी का हुआ? डाउट NH4 पहले जिसमें डाउट है वो बताओ, जिसमें डाउट है उसको पूछो। थर्ड सर। थर्ड, थर्ड नंबर सर। यस सर। ठीक है। तो इसको हम आंसर तो आप ही को बताना होगा, सिर्फ हम आपको हिंट दे रहे हैं। ये ब्रेक किया NH4 प्लस एंड CO3 2 माइनस में, CaCl2 ब्रेक किया Ca2 प्लस एंड Cl माइनस में। अब बताइए, आंसर लिख लीजिएगा। यस सर। यस सर। CaNH4 whole 2। Sir, CaCO3 CaCO3 plus NH4Cl। NH4Cl। CaCO3 हाँ NH4Cl। हाँ, ये सही आंसर है। NH4 प्लस के साथ Cl माइनस लगाइए, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस होना है। NH4 प्लस में चार्ज है 1 तो वैलेंसी 1 होगा। Cl माइनस में चार्ज है 1 तो यहाँ भी वैलेंसी 1 होगा। तो NH4 प्लस का वैलेंसी 1, Cl माइनस का वैलेंसी 1, तो प्रोडक्ट NH4Cl। और दूसरी तरफ Ca2 प्लस का वैलेंसी 2, CO3 2 माइनस का भी वैलेंसी 2, तो 2 और 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3।
तो आंसर अब सही हो गया। तो इस तरह से जहां पर डाउट हो इस तरह से सोच करके आंसर लिखना चाहिए। अब बताइए और कहां पर डाउट है? कहीं पे नहीं सर। सारा रिएक्शन लिख सकते हैं? लिख लिए होंगे? यस सर। ठीक है, तो एक बार हम लिख देते हैं, आप लोग चेक कीजिए। PaCl2 प्लस NH4NO3। सेकेंड NH4Cl प्लस सॉरी NH4NO3 प्लस AgCl। सर नेक्स्ट बोलिए। सर वहाँ पर NH4 ऊपर वाला सर, NH4 का होल 2 होता है ना सर, NO3 क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 ऊपर में 1 में 1 में ठीक है, हाँ सर। बताते हैं। लास्ट चेक कीजिए। KCl प्लस NaMnO4, यहां से मिलेगा K प्लस। लास्ट रिएक्शन सही है आप लोगों का? यस सर। Yes. Practice? यस सर। यस सर। फर्स्ट में था प्रॉब्लम कि भाई फॉर्मूला क्या लिखें। भाई फॉर्मूला जब NH4NO3 दूसरे रिएक्शन में सही है तो यही फॉर्मूला पहला रिएक्शन में नहीं होकर फॉर्मूला बदल जाएगा क्या? यहाँ NH4NO3 लिखे हो ना, अगर ये सही यस है तो फिर गलत क्यों होगा? चलो बता देते हैं। यहाँ पर NH4 प्लस और बेरियम नाइट्रेट है, यानी कि नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट है और नाइट्रेट फैमिली में चार्ज होता है -1। देखो वैलेंसी है कि नहीं सेम दोनों का, तो वैलेंसी सेम है तो फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से NH4NO3। समझ गए सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप क्लासरूम में मेरे सामने बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट। Na2CO3 प्लस CaSO4 Na2SO4 प्लस PbNO3O2 NaCl प्लस PbCH3COO2 ZrNO3 होल 4 प्लस Na3PO4। इसमें से कोई भी रिएक्शन आपका 10th में पढ़ा हुआ नहीं होगा। तो अब देखते हैं कौन कौन इसको लिख सकते हो। सर CaCO3 का होल 2
NaSO4 प्लस NaSO4। देखो भाई, बिना बिना कुछ पेपर वर्क किए ऐसे आंसर मत दो। देखियो, देखो जब एक ही तरीका है तो उस तरीका को कोशिश करो समझने का ना। CO3 2- है, और इधर से कैल्शियम सल्फेट से Ca2+ है, तो CaCO3 होल 2 कैसे हो जाएगा? इसका भी वैलेंसी 2 है, इसका भी वैलेंसी 2 है। यस सर, कट जाएगा। क्या लिखिएगा आंसर? सर CaCO3 Na2SO4। हाँ, ये सही आंसर है। चलो दूसरा। सर PbSO4 होल ट्वाइस PbSO4 plus Na2 plus PbSO4 Na2N NaNO3 NaNO3। देखिए, हर बार आपको एक ही काम को करना है तो उसको पेपर में कीजिए पहले और तब आंसर बताइए। Na+SO4 2- ये हो गया Na2SO4, टूट गया आयंस में, और इधर NO3- और Pb2+। आपको लगता है कि प्रॉब्लम चार्ज में हो रहा है क्या, कि कितना चार्ज आएगा? यस सर। देखो, थोड़ा और डिटेल में समझो। अब अगर चार्ज में प्रॉब्लम है तो देखो कैसे समझा जाता है। PbNO3 होल 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नाइट्रेट आयन है, यहाँ पर ये तो पता चल रहा है, और उसका फॉर्मूला लिख देना NO3-। इतना कर सकते हो? यस सर। Yes sir. अब यहाँ देखो कि NO3 के साथ कितना नंबर है, तो 2 है, यानी कि NO3- का ऐसा ऐसा 2 आयन है, तो उसके आगे लगा दो 2NO3-। इसके फॉर्मूला में नहीं चेंज कर सकते, इसके संख्या को, चूंकि यहाँ 2 है तो आगे 2 लगा दिए कि भाई ऐसा ऐसा 2 आयन है। अब 2 आयन हो गया तो टोटल चार्ज हो गया -1 × 2। बोलो, हुआ ना? टोटल नेगेटिव चार्ज हुआ -2। तो अब यहाँ तो Pb अकेले है, इस पर कितना चार्ज होना चाहिए कि टोटल चार्ज मिलाकर 0 हो जाए? तो +2 होना चाहिए। सर इस तरह से निकाल लेते हैं कि चार्ज क्या है। तो और जब चार्ज मालूम हो गया तो वैलेंसी मालूम हो गया। Pb का वैलेंसी 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी 2, तो PbSO4 लिख दिए, PbSO4। और यहाँ से मिल रहा है Na2 है। Na2 का मतलब ये है कि 2 सोडियम आयन है, एक नहीं है, 2 है। लेकिन जब ये कंबाइन करेगा किसके साथ? NO3- के साथ, तो इस NO3- का वैलेंसी 1, सोडियम का भी वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला 1 और 1 के कारण NaNO3, 2 और 2 के कारण PbSO4। चलो थर्ड बताओ। सर PbCl2 ठीक है, PbCl2+। NaCO। हाँ, बहुत अच्छा, NaCH3COO। हाँ, ऋषुराज, ऋषुराज। आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। समझ रहे हो ऋषुराज? कोशिश कीजिए कि ऐसे रूम में बैठिए जहां पर नेटवर्क ठीक हो। लास्ट का आंसर कौन दोगे? सबसे डिफिकल्ट यही है।
तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कोई भी बता। PO4 ZR3 जेडार ZR3 PO4 PO4 का होल कितना? 4 हाँ सही, वाह बहुत अच्छा। तो देखो अगर आप रिएक्शन समझते हैं, माने कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं, तो रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं है। कभी ये रिएक्शन आप देखे ही नहीं होंगे कि ऐसा कोई रिएक्शन लिखा हुआ हो बुक में अभी तक। लेकिन जब समझ गए कि यहाँ पर दिख रहा है NO3 माइनस और ऐसा ऐसा कितना 4 NO3 माइनस, तो टोटल चार्ज हो गया -4। तो बचा इधर जर्कोनियम Zr, इस पर चार्ज होना चाहिए +4। और इधर तो जानते ही हो कि Na+ होता है और ये फॉस्फेट है फॉस्फोरिक एसिड का, तो इस पर -3 होता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में इस दोनों के साथ बॉन्ड बना, इस दोनों से प्रोडक्ट बनाना है। तो जर्कोनियम का वैलेंसी 4, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, और इसलिए आपका आंसर एकदम से सही है। Zr3 PO4 होल 4 प्लस Na और NO3 मिलकर के बना दिया NaNO3। सर जर्कोनियम का वैलेंसी कैसे निकाले सर? जर्कोनियम का वैलेंसी क्या पूछ रहे हो? कैसे निकाले सर? अभी न बताया जो कैसे निकाले, जो कुछ देर पहले बताए थे वैसे ही अभी बताए, और फिर एक बार बता देते हैं। हाँ बोलते जाना या ना बोलते जाना, जो समझ में आए हाँ या ना बोलते जाओगे। यहाँ से नाइट्रेट आयन मिलेगा, यस सर। कितना मिलेगा? 1 4 सर। 4 मिलेगा। तो अब टोटल चार्ज -4 हुआ या नहीं? यस सर -4। तो अब इधर जो केटायन बचा है, इस पर कितना टोटल चार्ज होना चाहिए? +4। इसीलिए वैलेंस